नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ भारतीय नौसेना की साइड से सामने निकल करके आई है। तो आप सबको पता होगा कि चाइना बड़ी तेज़ी से अपनी नौसेना का जो आकार है उसे बढ़ा रहा है। हर महीने आप सबको ऐसी एक नई खबर सुनने को मिल जाती होगी जहां पर ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि चाइना ने अपने एक नए नेवल शिप को अपनी नौसेना के लिए लॉन्च कर दिया हो। तो अभी के लिए अगर आप चाइना के इन सारे नेवल शिप की बात करते हैं तो इनको जो साउथ चाइना सी है वही ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन इसके बाद में जैसे ही इनके पास साउथ चाइना सी के लिए इनके पास प्रॉपर संख्या में नेवल शिप मौजूद होंगे तो उसके बाद में चाइना बड़ी तेजी से अपनी जो प्रेजेंस है तो उसे हिंद महासागर के अंदर बढ़ाने वाला है। तो इसी के लिए इस सबको काउंटर करने के लिए भारतीय नौसेना को एक काफ़ी ज़्यादा बड़े बैटल ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी जो कि एक सुपर कैरियर से लैस हो। और अपनी इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना समय समय पर यहाँ पर IAC-2 या फिर INS विशाल की डिमांड करती रहती है, जिसको वे एक 65,000 टन के सुपर कैरियर के तौर पर देखना चाहते हैं। तो अगर आप भारतीय नौसेना के इस साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट को देखते हैं तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 41% की जो वृद्धि है वो यहाँ पर की गई थी। लेकिन भारतीय नौसेना और हमारी आवश्यकता इतनी ज़्यादा बड़ी है कि ये जो बजट है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। इसके बाद यहाँ पर IAC-2 के लिए भारतीय नौसेना को हर साल बजट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं इनका सामना करना पड़ता है। तो इसी को यहाँ पर अब भारतीय नौसेना के द्वारा सोल्व करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि मैं पहले भी आप सबको एक वीडियो में ये बता चुका हूँ कि अगले साल यानी कि 2023 में भारतीय नौसेना के चीफ ने ये कहा है कि IAC-2 या फिर INS विशाल को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा जो बड़ा फैसला है वो यहाँ पर लिया जा सकता है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट को भारतीय नौसेना के बेड़ में इंडक्ट किया जाएगा, इसका ऑर्डर दिया जाएगा या फिर नहीं। तो इसको लेकर के जो क्लैरिटी है वो आप सबको 2023 में मिल जाएगी। तो इसी के तहत अब भारतीय नौसेना ने यहाँ पर यह कहा है कि वे अगले साल यानी कि 2023 में ही रक्षा मंत्रालय के सामने एक ऐसी डिमांड को रखेंगे जहां पर INS विशाल के लिए एक स्पेशल फंड को बनाया जाएगा, जिससे कि भारतीय नौसेना की थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जो आवश्यकता है उसको यहां पर पूरा किया जा सके। तो हर सिचुएशन में भारतीय नौसेना का जो स्टांस है वो हमेशा क्लियर रहा है कि इनको एक IAC-2 यानी कि INS विशाल यहाँ पर चाहिए, और हर हाल में भारतीय नौसेना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए लगातार पुश करती रहती है, जिससे कि भारतीय नौसेना की थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के ये जो आवश्यकता है इसको यहाँ पर पूरा किया जा सके। तो इस सारी सिचुएशन से ये बात तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि भारतीय नौसेना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ये जो आवश्यकता है तो इसको लेकर के किसी भी तरह का जो समझौता या फिर कॉम्प्रोमाइज है वो करने के मूड में यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा अगर आप भारतीय नौसेना की भविष्य की आवश्यकता को देखते हैं तो इसको देखते हुए ये भी लगता है कि भारतीय नौसेना की यहाँ पर ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि अब वे एक 45,000 टन के INS विक्रांत के सिस्टर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल करें। और भले ही इसके बाद आप सब कहें कि INS विक्रांत से हमने काफ़ी ज़्यादा जो बड़ी अचीवमेंट है उसको यहाँ पर हासिल किया है और ये हमारा पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन दोस्तों इसके बाद अगर आप भविष्य की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि INS विक्रांत एक स्टोबार टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर है, और जो स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं तो इनकी काफ़ी सारी खुद की लिमिटेशंस होती है, क्योंकि इनसे जो फाइटर जेट हैं वे अपने पूरे पेलोड के साथ में टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो हैवी एयरक्राफ्ट होते हैं तो वे भी इनसे यहाँ पर टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ जो ड्रोन्स है तो उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो लिमिटेशंस है वे लग जाती है। तो इसी के कारण अब भारतीय नौसेना ये चाहती है कि एक कैटोबार टाइप के 65,000 टन के सुपर कैरियर को यहाँ पर डिज़ाइन किया जाए, जिससे कि जो फाइटर जेट है हमारे वे पूरे पेलोड के साथ में टेक ऑफ कर सके, जिससे कि उनकी जो एंड्योरेंस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी और वे काफ़ी ज़्यादा जो वेपन्स है उनको अपने साथ कैरी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से DRDO के स्टेल्थ यानी कि जो घातक ड्रोन्स है उनको भी यहाँ से इस्तेमाल किया जा सकता होगा, और अवॉक्स जैसे जो हैवी एयरक्राफ्ट होते हैं तो उनको भी ईमाल सिस्टम की मदद से यहाँ से बड़ी आसानी से टेक ऑफ कराया जा सकता होगा। तो अगर आप पास्ट की कुछ रिपोर्ट्स को देखते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा रिपोर्ट किया है कि हमारी सरकार ने जो हमारी नेवल शिप डिज़ाइन ब्यूरो है तो इनको एक कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर को जो डिज़ाइन करने का काम होता है वो यहाँ पर सौंप दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ दिन पहले एक ईमाल सिस्टम का जो छोटा मॉडल है वो भी देखा गया था, और हमारे जो टेडी बियर फाइटर जेट होंगे तो ये भी स्टोबार और साथ में जो कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं तो इन दोनों से
लॉन्च करने में सक्षम होंगे। तो इससे आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में INS विशाल के लिए जो तैयारियां हैं वे यहाँ पर शुरू हो चुकी है और भारतीय नौसेना भी अपनी साइड से एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुश यहाँ पर दिखा रही है। तो इसके बाद अगर आप हमारे CSL यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करते हैं, जिन्होंने INS विक्रांत को भी बनाया है, तो इनका यहाँ पर कहना है कि अगर IAC-1 के कॉन्फ़िगरेशन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करना है जो कि 45,000 टन के आसपास का हो, तो उसको ये केवल 5 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक कैटोबार टाइप साथ में यहाँ पर 65,000 टन के एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करना हो तो उसको ये 8 से लेकर के 9 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। और इसी में भारतीय नौसेना भी यही चाहती है कि 2030 तक की ये जो टाइमलाइन है, तो इसी के आसपास इनको अपना जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यहाँ पर मिल जाए। तो अगर हमको ऐसा करना है तो ऐसा करने के लिए हमको अभी से थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के जो डिज़ाइन वर्क है वो अभी से शुरू करना होगा, क्योंकि अगर आप इसी टाइमलाइन को देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि चाइना का यहाँ पर ये प्लान है कि 2030 तक ये ऐसे लगभग 4 से लेकर के जो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको अपने बेड़े में एक्टिव कर लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें अपनी सेकंड न्यूज़ की, तो वो है पाकिस्तान को लेकर के। तो पाकिस्तान की जो हालत है वो आप सबको पता होगी, काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, क्योंकि इनके ऊपर बाढ़ की जो मार है वो भी पड़ रही है, जिससे कि ये एस्टिमेट है कि इनको 18 से लेकर के 25 बिलियन US$ का जो नुकसान है वो पहले से ही हो चुका है। और ये तो पुरानी रिपोर्ट्स है, नई जो रिपोर्ट्स है तो वहाँ पर इनका जो नुकसान है वो आप सबको 40 बिलियन US$ के आसपास का भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट करने के कगार पर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो सेना है तो इनके हथियारों में किसी भी तरह की जो खरीद को लेकर के कमी है वो यहाँ पर नहीं देखी गई है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की जो आम जनता है इनके ऊपर देखने को मिलता है, जिनकी हालत पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि ये चाइना से YLC-18A जो रडार है उसको खरीदेंगे, जो कि एक मीडियम रेंज का पोर्टेबल रडार है जो कि ड्रोन्स, मिसाइल्स और साथ में जो लो एल्टीट्यूड के ऊपर टारगेट फ्लाई कर रहे हों, जिसमें फाइटर जेट भी शामिल हो सकते हैं, तो उनको ये ट्रैक कर सकता है, ऐसा चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। साथ ही साथ ये जो रडार है ये 3D ट्रैकिंग को भी कर सकता है और पाकिस्तान ने यहाँ पर फैसला किया है कि ऐसे ये लगभग जो 30 के आसपास जो यूनिट्स है उनको पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में एक्टिव करेंगे। तो हाल ही में आप सबने ब्रह्मोस का जो मिसफायर देखा होगा, तो वहाँ से पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं वे और ज़्यादा तेज हो चुकी है कि अगला जो मिसफायर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों इसके बाद वीडियो की दोनों न्यूज़ को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।